हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं वो 9 जून का या 9 जुलाई का पेपर है। CHSL का पेपर है, ठीक है। तो CHSL का ये शायद 5वां पेपर होगा जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, वी हैव बीन वेटिंग टू वॉच दिस मूवी सिंस वी फर्स्ट रीड दिस इट्स रिव्यू। तो सिंस लगा है, सिंस के साथ टाइम दिया है। सिंस कब से? सिंस वी फर्स्ट रीड इट्स रिव्यू, जब से हमने इसका रिव्यू पढ़ा था। तो सिंस के बाद टाइम दिया हुआ है, तो सिंस के पहले जो सेंटेंस है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस या परफेक्ट में होता है। तो वी हैव बीन वेटिंग दिया है, सही है, इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका आंसर क्या होगा? तीसरा। और दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चा? एरर पूछा है। तो पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं कि विद दिस हीट वेव ऑन। हीट वेव का मतलब वही है, लू जो चलती है उसी को कहते हैं हीट वेव ऑन। मतलब इस समय जो लू चल रही है उसमें वी आर हैविंग अ टेरेबल वेदर। तो वी आर हैविंग, हम एंजॉय तो कर नहीं रहे हैं ना, हमें मिल रहा है टेरेबल वेदर। तो हैव अगर पोजेशन के सेंस में आ जाता है या अनुभव करने के सेंस में आ जाता है तो ये कंटिन्यूअस सेंस में नहीं होता। तो कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होगा। तो फिर हाल इसमें हमें एरर किस में मिल रही है? वी आर हैविंग गलत है, इसमें होना चाहिए वी हैव, ठीक है ना। तो वी आर हैविंग नहीं होगा, ये होगा वी हैव। आपका आंसर कौन सा हुआ? आंसर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा क्या है क्वेश्चन देखिएगा। साइनोनियम, किसका साइनोनियम है? क्वेस्ट का। तो क्वेस्ट की मीनिंग डिस्कस कर लीजिए, फिर हम क्वेस्ट का साइनोनियम ढूंढ लेंगे। तो क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? क्वेस्ट का मतलब होता है उत्सुकता या जिज्ञासा या किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं। अब खोज ऐसे नहीं, मतलब जैसे साइंटिफिक खोज नहीं है ये, और जैसे कोई चीज़ खो गई है तो उसकी भी खोज नहीं है। ये खोज एक्चुअली होता है आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं, वो जो जिज्ञासा उत्सुकता नॉलेज की खोज होती है। तो किसी चीज़ का उत्तर जानने के लिए आप परेशान हैं, किसी चीज़ का कारण जानने के लिए परेशान है, वो खोज होती है। तो किसी चीज़ का कारण की खोज कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, या हाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में क्वेस्ट का साइनोनियम क्या होगा? डेस्टिनेशन मंजिल होता है, लक्ष्य। रूट माने रास्ता होता है, पाथ माने रास्ता होता है, तीनों में से कोई भी नहीं लगेगा। सर्च माने क्या होता है? खोज। तो यही इसका साइनोनियम हो सकता है। तो आपका आंसर क्या होगा? डी हो। तो आज इत्तेफाक से 2 डी निकल आए। चलिए चौथे से 8वां क्वेश्चन किस चीज़ का है? तो ये पैसेज है, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो पैसेज है, क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन होगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने सबके साथ क्लोज टेस्ट लगा रखा है। तो एक बार हम लोग इसको पढ़ डालें पूरा, फिर इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, नो दैट, उन्हें अच्छी तरह पता है, द टर्म यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यूएसपी क्या होता है, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन क्या होता है। क्योंकि सेलिंग का है तो ये इन्होंने कहा कि मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को ये बात अच्छी तरह पता होती है। और मार्केटिंग के स्टूडेंट्स को ये भी पता होती है कि यूएसपी वाज डेवलप्ड इन 1940s इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूएसपी अमेरिका में 1940s के दौर में डेवलप किया गया था, ठीक है। अभी तक यूएसपी के बारे में कुछ इन्होंने बताया। अब चलिए हमारे फिलर का भी क्रम शुरू हो जाता है यहीं से, तो थोड़ा स्क्रॉल कर लिया जाए, फिर भरते हैं। यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कहा यूएसपी इज डैश एज ट्रू वैल्यू डैश अ फर्म, ठीक है ना। आगे लिखा है एट द कोर ऑफ डैश सक्सेसफुल बिजनेस देयर इज डैश अ वैल्यू प्रोपोजिशन समथिंग डैश प्रोमोटर्स एंड द मैनेजर्स आर प्राउड ऑफ। यूएसपी इज डैश एज। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो भी आप वर्ड भर रहे हैं उसके बाद एज आना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि यूएसपी को माना जाता है, एज लगा है ना, तो के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। द ट्रू वैल्यू डैश अ फर्म, मतलब किसी फर्म की ट्रू वैल्यू। तो यहाँ क्या लगा है? किसी फर्म की ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पर क्या लगेगा? ऑफ प्रीपोजिशन लगेगा, क्योंकि प्रीपोजिशन है तो फिक्स ही होगा, कि क्योंकि प्रीपोजिशन में बदलने का कोई चांस नहीं होता। ऑफ लगना है तो फिर ऑफ ही लगेगा, वो आपके बदले में कोई और वर्ड आ नहीं सकता। प्रीपोजिशन अपना काम अकेले करता है, इसकी जगह पे और कोई काम नहीं करता है, ठीक है।
वर्ड तो मान लीजिए साइनोनियम भी लग जाते हैं उसकी जगह पे, प्रीपोजिशन का कोई साइनोनियम नहीं होता। तो हमें के रूप में जाना यूएसपी को किसी भी फर्म के ट्रू वैल्यू के रूप में जाना जाता है, माना जाता है। तो जानना और मानना के लिए हम लोग कैसे वर्ड यूज करते हैं आप बताइए। एक वर्ड हम यूज करते हैं रिगार्ड, एक यूज हम लोग करते हैं कंसीडर, ठीक है ना, रिगार्ड कंसीडर। और एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं लुकान या लुकापान, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो रिगार्ड के बाद हम एज लगाते हैं, कंसीडर के बाद हम एज नहीं लगाते हैं, लुक अपान के बाद एज लगाते हैं। तो हमें रिगार्ड या लुक अपान अगर मिल जाता है तो इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगा, ठीक है। और तीसरा फिलर देख लेते हैं, एट द कोर ऑफ डैश सक्सेसफुल बिजनेस। कोर ऑफ डैश सक्सेसफुल बिजनेस, ध्यान दीजिएगा कि बिजनेस सिंगुलर है यहाँ उसकी। अब यहाँ पर वो भी लग चुका है ना, सक्सेसफुल भी लग चुका है, तो एडजेक्टिव लगा हुआ है। एडजेक्टिव लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, कोई डिटर्मिनर लगना चाहिए। आर्टिकल या तो आ लगा हो, जो कि यहाँ बिजनेस लिखा है तो यहाँ हो सकता है आर्टिकल दिया हो, आर्टिकल लगा होगा, या तो फिर कोई ऐसी चीज़ लगी होगी जिसकी वजह से आर्टिकल ना लगे। क्योंकि एडवर्ब लगा देते हैं, मान लो यहाँ हम वेरी लगा दें तो वेरी लगाना होगा तो आ लगे बिना नहीं आएगा। तो चूँकि बिजनेस, चूँकि इसके पहले आ लगना चाहिए था और आ दिया नहीं है फिलर में, तो यहाँ पे आ ही दिया होगा। और अगर आ नहीं दिया होगा तो फिर इसकी जगह पे कोई और डिटर्मिनर लगा होगा, जैसे दिस है, दैट तो लगेगा नहीं, प्रेजेंट में है, दिस है, ईच एवरी है, इस तरह के कोई डिटर्मिनर लग जाएगा, तभी यहाँ पे काम बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर अगला देख रहे हैं कि देखा है देयर इज डैश आ वैल्यू। देखिए वैल्यू प्रोपोजिशन, यहाँ लिखा आ वैल्यू प्रोपोजिशन, तो ये देख लीजिए आ भी लगा हुआ है, वैल्यू प्रोपोजिशन भी लगा हुआ है। तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, इज के बाद और कॉम्प्लीमेंट के बीच यहाँ क्या हमें लगाना चाहिए। तब अब बचा क्या, एडवर्ब बचा है। एडवर्ब वो भी खास तौर से फ्रिक्वेंसी वाला, जैसे समटाइम्स है, ऑलवेज है, ऑफन है, इस तरह का कोई वर्ड यहाँ आना चाहिए। डिमांड तो इसी की है। और आगे लिखा है समथिंग डैश प्रोमोटर्स एंड। अब एंड लगा है तो इसका मतलब दोनों तरफ एक जैसी चीज़ें होंगी। मैनेजर्स, द मैनेजर्स, मैनेजर्स के पहले क्या लिखा है, द। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि मैनेजर्स के पहले क्या लिखा है, द लिखा है, एंड लगा है, प्रोमोटर्स लिखा है, तो यहाँ भी क्या लगना चाहिए अब बताइए। यही द तो यहाँ भी होना चाहिए था। पैरेललिज्म इसी को तो कहते हैं। चलिए हम लोगों को लगभग आइडिया हम लोगों ने लगा लिया है कि क्या कहाँ पर होना चाहिए, ढूंढ लेते हैं। चलिए अगर वही ऑप्शन मिले तो अच्छा है, अगर वो ऑप्शन नहीं मिले तो उनसे मिलता जुलता उसी तरह का कोई सुटेबल ऑप्शन ढूंढा जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में फिलर नंबर 1 पूछा है। तो फिलर नंबर 1 में हम लोगों ने क्या कहा था कि रिगार्डेड या लुक अपान में से कोई एक वर्ड मिल जाए। तो रिगार्डेड तो हमें मिल ही गया, तो रिगार्डेड के बाद एज भी लग जाता है, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। रिव्यूड का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में फिर से रिव्यू करना, रिपीट मैंने दोहराना। और रिफर्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को रिफ़र करना, मतलब उसको मेंशन करने के सेंस में आता है। तो यहाँ इनमें किसी के बाद भी एज नहीं लगता, केवल इसी के बाद एज लगता। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 1। चलिए दूसरे वाले फेलर की जगह पे क्या आ रहा है, तो ये तो फिक्स हम लोगों ने भर लिया था ना, ट्रू वैल्यू ऑफ अ फर्म, ट्रू वैल्यू ऑफ अ फर्म, तो इसमें तो ऑफ ही लग सकता है और कोई नहीं लगेगा। आज इत्तेफाक की बात है कि सारे ऑप्शन क्या हो रहे हैं, 1। और अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में फिलर नंबर 3 पूछा है। तो वही वाला आपको याद है मैंने क्या दिया था, जैसे वो चीज़ लिखी थी तो मैंने कहा था या तो यहाँ पर आ लगेगा, और अगर आ नहीं मिला तो हमें कोई डिटर्मिनर लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखा था, ऑफ एवरी सक्सेसफुल फर्म, क्या लगाना पड़ेगा यहाँ, ऑफ एवरी सक्सेसफुल फर्म। ओनली और सोल का मतलब एक ही होता है, तो ये अगर लगेगा तो ये भी लगेगा, दोनों लगेंगे नहीं। लार्ज सक्सेसफुल फर्म होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, ऑफ एवरी सक्सेसफुल फर्म। एवरी इसलिए लगा कि अगर हम, अब एक सेकेंड के लिए आपको फिर बता देते हैं, ओनली और सोल इनके साथ आ नहीं लगता, ठीक है ना। अगर ओनली लगा होता, सोल लगा होता तो आ नहीं लगता। लेकिन बात यह है कि जो ओनली की मीनिंग है वही सोल की मीनिंग है, तो दोनों सेम मीनिंग वाले दोनों लगे नहीं। अगर ओनली लगेगा तो सोल क्यों नहीं लगेगा, सोल लगेगा तो ओनली क्यों नहीं लगेगा। अगर दोनों सेम होते हैं तो कट जाते हैं दोनों आंसर, ठीक है।
अगर हम आ लगाते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा अ लार्ज, तब होगा सक्सेसफुल फर्म, इसलिए लार्ज नहीं लगेगा। और जो एवरी है, अगर हम एवरी लगा देते हैं तो एवरी के बाद आ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए एवरी लगा के सारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ इसका 3। क्वेश्चन नंबर है 7 और फिलर नंबर है 4। ठीक है ना। याद है हमने यहाँ क्या कहा था, ऑलवेज लगाने को हमने कहा था कि ऑलवेज, ऑफन, इस तरह का कोई फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी जैसा कोई वर्ड लगेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी भरी हुई थी उसमें। और अगला क्वेश्चन है, हमको लगता है 5th फिलर होना चाहिए। हाँ, तो 5th फिलर के लिए क्या लगाना है, लगा है देखिए यहाँ पर देयर इज ऑलवेज अ वैल्यू प्रिपोजिशन, आगे लिखा है समथिंग डैश प्रोमोटर्स एंड द मैनेजर्स आर प्राउड ऑफ, यहाँ दा लगा है तो यहाँ भी दा लगेगा, और ये रहा आपका आंसर 2, दा लगा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा क्या है, एंटोनियम, और वर्ड दिया है एरोजेंट। एरोजेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी, अहंकारी। तो घमंडी और अहंकारी का अपोजिट क्या होता है, विनम्र। विनम्र के लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, हम्बल यूज़ किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, 3 हो गया। बोल्ड का मतलब क्या होता है, हिम्मती। अनकाउच का मतलब क्या होता है, अनकल्चर्ड, असभ्य, गवार। रफ का मतलब क्या होता है, खुरदरा। तो एरोजेंट का जो एंटोनियम था वो क्या था, हम्बल। हम्बल वाले क्या होता है, विनम्र, और एरोजेंट मतलब क्या होता है, घमंडी, अहंकारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने क्या कहा, साइनोनियम ढूंढना है। ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या होता है, रूढ़िवादी, कट्टरपंथी। तो रूढ़िवादी कट्टरपंथी का सिमिलर वर्ड क्या हो जाता है, रूढ़िवादी का मतलब क्या हो गया, ट्रेडिशनल, जो परंपराओं को मानता हुआ चलता है, नयापन नहीं एक्सेप्ट करता। हैबिचुअल क्या होता है, आदती, और सिविलाइज्ड होता है सभ्य, और डेलिबरेट मतलब होता है जानबूझकर। तो हमारा जो ऑर्थोडॉक्स का साइनोनियम होगा वो क्या होगा, ट्रेडिशनल। आपका आंसर क्या होगा, 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है, पैसिव फॉर्म। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में क्या लिखा है, देखिए विल के साथ कंप्लीट लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल लगा है और कंप्लीट लिखा है। तो पैसिव में क्या होना चाहिए, विल का विल ही रहेगा, और उसके बाद क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, विल बी कंप्लीटेड। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कंप्लीटेड। तो हमें आंसर में विल बी कंप्लीटेड चाहिए। चारों ऑप्शन देखते हैं, जिसमें विल बी कंप्लीटेड होगा वही आंसर होगा। अगर 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिनमें विल बी कंप्लीटेड होगा तो थोड़ा और आगे बढ़ के देखेंगे। तो पहले इतना ही देख लेते हैं, हो सकता है आंसर मिल जाए। तो यहाँ लिखा है इज कंप्लीटेड, आंसर ये नहीं होगा। यहाँ लिखा वाज कंप्लीटेड, ये भी आंसर नहीं होगा। यहाँ लिखा हैड बीन कंप्लीटेड, ये नहीं होगा। तो अब तो होना चाहिए अगला, ये लिखा विल बी कंप्लीटेड, यही आपका आंसर होगा नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, और यहाँ क्या कहा है, ग्रामेटिकल एरर पकड़िए। ग्रामेटिकल एरर क्या लिखा, एज यू नो दैट। अब इस एज का मतलब क्या हुआ, सेंटेंस की शुरुआत में लगता है, जिसका मतलब होता है क्योंकि। एज सिंस बिकॉज, शुरुआत में लगा, इसका मतलब हुआ क्योंकि। सेंटेंस देखिए, एज यू नो दैट, क्योंकि तुम जानते हो कि आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। इन्होंने कहा क्योंकि आप जानते हो कि मुझे आइसक्रीम के डिनर के बाद आइसक्रीम खाना पसंद है। तो ये किसी चीज़ का कारण तो पूछा ही नहीं भाई। जब किसी चीज़ का कारण 2 वाक्य ही नहीं है, जैसे यहाँ दैट के बाद लगाया है 2 वाक्य, इसमें कारण परिणाम तो है नहीं। अगर कारण परिणाम नहीं है तो इसमें एज की ज़रूरत ही क्या है, मतलब इस सेंटेंस में एज नहीं होना चाहिए था। एज नहीं होना चाहिए तो किस पार्ट में गलती है, पहले पार्ट में गलती है। आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 1। ठीक है ना, यही गलत है, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा क्या है, पूछा है एंटोनियम। वर्ड क्या दिया है, एडवांस। एडवांस का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। अगर वर्ब है तो ये क्या हो जाता है, आगे बढ़ना। ठीक है ना, आगे बढ़ गए तो ये हो गया एडवांस की मीनिंग, अगर ये वर्ब है तो। और नहीं तो अगर नाउन है तो एडवांस का मतलब अग्रिम, जो आप लोग पैसा वगैरह एडवांस जमा कर देते हैं वो हो जाता है। ठीक है, तो एडवांस माने आगे बढ़ना या अग्रिम होगा। तो इसकी एंटोनियम क्या होगी, मूव का मतलब क्या हुआ, मूव माने स्टेप या कदम। प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना ही हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। शिफ्ट का मतलब चेंज हो जाना।
तो पहला, दूसरा, तीसरा कोई नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर होगा या रिट्रीट, क्योंकि रिट्रीट का मतलब क्या होता है? आप अपनी जो आगे कदम बढ़ाए हैं उसको, उस कदम को क्या करना? पीछे हटाना। आप 2 कदम आगे बढ़े हैं, पीछे हट जाएंगे तो हो जाएगा रिक्रीट। तो एडवांस का अपोजिट क्या हो गया? रिट्रीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो रिसीव पूछा है, रिसीव में होना क्या चाहिए? देखिए, जब सी के बाद लगाना होता है हमें ई आई या आई ई, तो सी के बाद हमेशा पहले ई होता है, बाद में आई होता है। ये नियम है स्पेलिंग का, क्योंकि सी के बाद पहले ई होगा, बाद में आई होगा, पहले आई बाद में ई नहीं होगा। तो सी के बाद ई आई पहले ढूंढ लीजिए, मुझे लगता है इसी में से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ देखिए आर ई आई लिखा हुआ है, तो आर ई आई नहीं होगा, ये क्या होगा? आर ई, उसके बाद सी ई आई, उसके बाद पी टी होगा। ठीक है, तो सारी कहानी यहीं, इतना तो सब में रहेगा, इतना बदल जाएगा। रिसीव लिखना होगा तो इसमें ऐसे लिख देंगे रिसीव, रिसीव लिखना हो तो डी ई में बना देंगे, रिसिप्ट होगा तो ऐसे सी ई आई आर ई सी ई आई पी टी। तो चलिए ऑप्शन ढूंढ लेते हैं, ये तो गलत हो गया। और आर ई सी, इसमें क्या लिखा? आर ई सी ई आई टी, तो ये गलत हो गया। तीसरे में आर ई सी ई आई पी टी, तो ये तीसरा वाला सही है। चौथा वाले में देखिए सी के बाद आई ई लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया, तो चौथा भी गलत हो गया। पहला, तीसरा, चौथा गलत हुआ। आपका आंसर कौन सा हो गया? सी वाला हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन फिलर का है, तो पढ़ लेते हैं पूरा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन पर, पूरा डिस्प्ले हो नहीं पा रहा है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक को भरने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ढूंढना है। चलो पहले पढ़ना पड़ेगा। एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स जंप्ड टू इट्स हाईएस्ट लेवल लास्ट मंथ। पिछले महीने जो होलसेल प्राइस का इंडेक्स है वो हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गया। तो पोजिंग, पोज का मतलब क्या हुआ? खड़ा करना हमारे सामने, फ्रेश गया खतरा। तो इसने हमारे सामने एक नया खतरा पैदा किया, किसके? पॉलिसी मेकर्स। ठीक है ना? तो प्राइस फ्रंट पर वॉचफुल रहने के लिए पॉलिसी मेकर्स हमारे सरकार के सामने एक क्या खड़ा कर दिया? नया, ताज़ा क्या? खतरा, चुनौती, रिस्क, इस तरह का कोई वर्ड आना चाहिए। चलिए देखें मिलता क्या है हमको। मिलता है चैलेंज, चेक, चॉइस, चेन। तो इन तीनों में से तो कोई होगा नहीं, क्या बचेगा? एक नई चुनौती खड़ी की, तो ये पहला ऑप्शन हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। 16 में क्या पूछा है? इडियम की मीनिंग पूछी है। इडियम है एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स लेंथ का मतलब हुआ 2 गज की दूरी पर। ठीक है, कहीं मतलब कभी कभी कहते हैं नहीं, जैसे आजकल का समय क्या चल रहा है, कोरोना का दौर है, कोविड-19। अब कौन कैरियर है पता नहीं है, तो हर आदमी कह रहा है भैया 2 हाथ की दूरी पर, हर भाई आदमी कहता है भैया 2 हाथ की दूरी पर। तो इस समय लोगों का जो एटीट्यूड है 2 हाथ की दूरी पर, उसी को कहा जा रहा है एट एन आर्म्स लेंथ। ठीक है ना? तो अगर कोरोना से बचना है तो यू शुड कीप योर सेल्फ एट एन आर्म्स लेंथ। समझ में आ गया ना? बहुत ज़्यादा क्लोजनेस ना बढ़ाइए, थोड़ा दूरी बना के रखिए, इस समय दूरी ही समझदारी है। तो इसमें आंसर क्या होगा? अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। मिल तो गया, यही तो आंसर है, अवॉइडिंग टू मच क्लोजनेस। दूसरा है चेकिंग द लेंथ ऑफ फैब्रिक, ये नहीं होगा। मतलब कपड़ा नाप रहे हैं, नापने की कोई बात नहीं है। यूजिंग वन आर्म, ये भी नहीं होगा। एज क्लोज एज वन कैन अप्रोच, ये तीनों नहीं होंगे। अब जब पहला मिल गया था तो दूसरे तीसरे में ज़बरदस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो हम इसलिए करा रहे थे कहीं आप लोगों को ये ना लगे कि सर ने दूसरा तीसरा देखा ही नहीं, ऐसे ही बोल दिए पहला होगा। अब जब वही होना है तो होगा ही, उसमें क्या करें हम। लेकिन आप लोगों की संतुष्टि के लिए चारों ऑप्शन बता देते हैं। चलिए 17वां देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है? अंडरलाइन क्या हुआ? एक पोर्शन है और यहाँ दिख रहा है नो इम्प्रूव्ड। इसका मतलब क्या हुआ कि नो इम्प्रूवमेंट का ये क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। आई एम एफ्रेड, मुझे डर है कि आई एम नॉट नोइंग। देखिए नो की कंटिन्यूअस टेंस नहीं होती, तो पहली बात यही होगी। तो चूंकि नो है, अंडरस्टैंड है, इन सब की कंटिन्यूअस टेंस नहीं होती, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो यहाँ क्या होना चाहिए? आई डू नॉट नो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। तो आई डू नॉट नो जहाँ मिल जाएगा वही हमारा ऑप्शन होगा। आई एम एफ्रेड आई डू नॉट नो। तो आई एम एफ्रेड आई डू नॉट नो कहाँ मिला? ये मिला, आई एम एफ्रेड आई डू नॉट नो। तो ये आपका आंसर क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 वंस मोर फिलर का क्वेश्चन है। फिलर का क्वेश्चन है तो देखते हैं। द एयरलाइन हैड अर्लियर डैश पेमेंट ओनली टू दोज इन द हाई इनकम ब्रैकेट बट
नाउ सैलरीज हैव ड्राइड अप फॉर एवरीवन। तो एयरलाइंस ने पहले हाई इनकम ब्रैकेट वालों की सैलरी को डैश किया था, किंतु आज सबकी सैलरी सूख गई है, मतलब रोक दी गई है। तो सेंस यही आ रहा है ना कि पहले हाई इनकम ग्रुप वालों की सैलरी रोकी जाती थी, पोस्टपोन टाली जाती थी, अब सबकी हो गई है। डिप्लॉय कब यूज़ किया जाता है? जब कहीं सेना वगैरह या पुलिस बल वगैरह तैनात किया जाता है तब डिप्लॉय यूज़ किया जाता है, तो सैलरी डिप्लॉय नहीं की जाएगी। डिफ़र का मतलब क्या हुआ? थोड़े दिन के लिए रोक देना, पुट ऑफ कर देना, टाल देना। तो ये डिफ़र का मतलब स्टॉप नहीं होता है, ये हो जाता है थोड़े दिन के लिए रोक देना, पुट ऑफ कर देना कुछ दिनों के लिए। तो थोड़े दिन के लिए सैलरी रोक दी जाती थी उन लोगों की, ये तो ठीक है, ऑप्शन सही है। डिसाइडेड का मतलब क्या हुआ? निर्णय लेना, तो ये निर्णय नहीं है, सैलरी डिसाइडेड नहीं होती है, सैलरी रोकी जाती है। और डिमांडेड में ये आ ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब इसका ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, ठीक है ना। हाई इनकम ग्रुप वालों की सैलरी डिसाइड की जाती है कि डिमांड की जाती है कि रोकी जाती थी? तो रोकी जाती थी, दूसरा वाला ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा क्या है? करेक्टली स्पेल्ड, मतलब जिसकी स्पेलिंग सही हो। एक्नॉलेजमेंट गलत है, ACKNOW होना चाहिए, यहाँ क्या होगा? KNOW, LEDGE ये होता है। अकस्टम्ड में ACCOU नहीं, गलत हो गया, ACCOU नहीं होगा, ACCU होता है ना। अकस्टम्ड में क्या होता है? ACCUSTOMED, तो ये भी गलत हो गया। अब अचीवमेंट में देखते हैं, ACHIEVE, ये सही लग रहा है। अक्रेडिटेड में क्या होता है? जो डबल टी है वहाँ पर क्या होगा? सिंगल टी होता है, केवल TED होगा, डबल टी नहीं होगा। तो हमारा पहला, दूसरा और चौथा गलत है, तो आपका आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि तीसरा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया हुआ है? ABCD दिख रहा है, इसका मतलब वैसे भी यहाँ दिखा हुआ है करेक्ट आर्डर। तो चलो करेक्ट आर्डर देखते हैं क्या होगा। 3 तो दिख रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, चौथा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो ठीक है, देख लेते हैं, पहले इन तीनों को पढ़ लें, उसके बाद देखा जाएगा। लिखा है द वुमेन, द वुमेन लिखने के बाद अगर वुमेन के पहले दा लगा दिया तो इसका मतलब ये बाद में आएगा, क्योंकि पहले ही कहीं वुमेन का जिक्र होना चाहिए, तभी इसके पहले दा लग पाएगा, नहीं क्योंकि पहला ही सेंटेंस में डेफिनेट द कैसे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये सेंटेंस फॉलो करेगा। द वुमेन इज़ वियरिंग एन इवनिंग ड्रेस, वो महिला इवनिंग ड्रेस पहने हुए है, हैवी मेकअप है, जो कि वो मेकअप इस समय स्मियर्ड हो चुका है उसके चीक्स के पास। आगे लिखा है बट हु इज सी, ये एक क्वेश्चन है, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्वेश्चन खड़ा रहा कि ये कौन है, हाउ डिड सी गेट देयर, वो यहाँ कैसे आई। अच्छा, फिर तीसरा क्वेश्चन सी वाला पढ़ के देखें। इट इज़ 7 in the morning, सुबह 7 का समय है। बैन ट्रीज वेक, जागते हैं तो टू फाइंड बॉडी ऑफ यंग वुमेन, यहाँ इनको एक यंग वुमेन की बॉडी दिखाई देती है लाइब्रेरी में, वो ये मिल गई वुमेन। ये जिस वुमेन की बात कर रहे थे वो कौन है? सी में है। लाइब्रेरी में उनको उसकी बॉडी दिखाई देती है, और उसके बाद बताएंगे कि वो क्या क्या पहने हुए थी, तभी तो ये बी वाला, तभी तो ये सवाल पैदा हुआ था कि वो पता, किंतु वो कौन है, कहाँ से आई है, कैसे आई है। तो अभी तक जो हम लोगों को अरेंजमेंट नज़र आ रहा है वो लग रहा है कि सी सबसे पहले होगा, उसके बाद क्या होगा? ए होगा। सी में जब ये सोकर जागते हैं तो इनको लाइब्रेरी में एक वुमेन की बॉडी मिलती है, फिर ये वो वुमेन क्या पहने हुए थी ये दिखे लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे किंतु ये औरत कौन थी और कहाँ से आई थी। अब हमें क्या लगा लेना चाहिए? CAB। अब डी को देखना रह गया है कि डी कहाँ लगेगा। देखें, इन सब के आगे पीछे लगता है या बीच में कहीं लगता है, तो डी देख लेते हैं। डी में लिखा हुआ है कि द रेस्पेक्टेबल वेंट्रीज इनवाइट मिस मार्पल टू सॉल्व द मिस्ट्री, ये है टू सॉल्व द मिस्ट्री, और मिस्ट्री क्या है? मिस्ट्री है कौन सी? बी में मिस्ट्री थी, मिस्ट्री क्या थी कि औरत कौन सी है और कौन है और कहाँ से आई है। तो बी को फॉलो करेगा कौन? डी, और सी के बाद क्या लगा? ए। तो आपका आंसर क्या बन रहा है? CAB और डी। तो आंसर ढूंढते हैं हम कि CABD कहाँ है? CABD ये आपका दूसरा वाला आंसर है, CABD। क्वेश्चन नंबर 21, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। फिर वही जम्बल सेंटेंस हैं, उनको अरेंजमेंट करना है आप लोगों को, तो देखते हैं कितना आ जाता है। वे बी सी आ गया।
ABC में ए में लिखा हुआ है कि फॉर देम, ये देखिए देम लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से हम शुरुआत नहीं करेंगे, इनका नाउन पहले आएगा। फॉर देम इट इज़ लाइक अ मैजिक कारपेट, उनके लिए एक मैजिक कारपेट होता है। अब ये इट कौन है, इट किसके लिए लगा है ये भी पता लगाना है। देयर विजन ऑफ कार, तो उनके दिमाग में होती है कार, उसी कार का मैजिक कारपेट लगता है ये चीज़। क्या चीज़ है ये आगे पढ़ा जाएगा। ऑल किड्स वांट टू बी ओल्डर, सारे बच्चे बड़े होना चाहते हैं। अब देखिए बच्चे बहुत छोटे होते हैं, जब 3 साल के, 2 साल, 2 ढाई 3 साल के होते हैं, 4 साल के होते हैं, तो वो देखो कभी मम्मी की चप्पल पहन लेंगे, बड़ी बहन है तो बड़ी बहन का दुपट्टा ओढ़ लेंगे, और छोटे बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं तो पापा का जूता पैर में डाल के चलेंगे। तो बहुत जल्दी बड़ा हो जाने का शौक़ होता है, उनको लगता है कि जैसे कि बड़ा हो जाए तो बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसे ही सारे बच्चे क्या होते हैं, वांट टू बी ओल्डर। तो सो फ्रॉम एन अर्ली एज, तो बचपन से ही दे इमेजिन देयर पेरेंट्स आर सिबलिंग्स, तो इमिटेट करते हैं। क्या करते हैं, इमिटेट मतलब कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, किसकी, पेरेंट्स की या फिर सिबलिंग्स की, बड़े भाइयों वगैरह की नकल करते हैं। तो मुझे स्टार्टर तो फिलहाल यही लग रहा है, अच्छा स्टार्टर है। तीसरा देखते हैं, व्हाइल साइकिलिंग, जब वो साइकिल चलाते हैं, ये जब साइकिल चला रहे होते हैं तो दे इमेजिन दे आर डूइंग एडल्ट थिंग आर बीइंग एडल्ट्स, तो जब ये साइकिल चला रहे होते हैं तो ये इमेजिन करते हैं कि वो जैसे पापा जैसा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, हमारा डी में लिखा हुआ है कि बाइक्स ऑफर देम अ चांस टू बी इंडिपेंडेंट, जो बाइक है वो उनको मौका देती है क्या, इंडिपेंडेंट होने का चांस ऑफर करती है। तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से मिल रही है, शुरुआत यहीं से मिल रही है। इनको क्या मिला, बी मिला। बी के बाद हमें क्या लगा लेना चाहिए, बी के बाद हमें सीधे डी लगा लेना चाहिए। बी में लिखा है कि बच्चे बड़े होना चाहते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, बाइक उनको उनके सपने को उड़ान देती है। तो बी के बाद क्या लगा दिया, डी लगा दिया। डी के बाद क्या होना चाहिए, डी के बाद ए होना चाहिए था, और ए के बाद क्या आना चाहिए, सी आ जाना चाहिए था, ठीक है ना। तो बी डी ए सी जो ऑप्शन होगा वही हम ढूंढते हैं। बी डी ए सी, बी डी ए सी कहाँ है, बी डी ए सी ये आया, बी डी ए सी आपका आंसर हुआ 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन है कि ये देना है आपको एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, किसका है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। क्या लिया है, अ वर्ड फॉर्म फ्रॉम इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म हम लोग बनाते हैं, 4-5 वर्ड होंगे, उनका पहला पहला लेटर ले लिया जाएगा, उनको जब मिला के शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे तो वो बना हुआ शॉर्ट फॉर्म एक वर्ड की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे शार्क है, शार्क में एस है, 2 ए हैं, फिर आर है, फिर सी है, तो उसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, शार्क पढ़ लेते हैं ना। जैसे OPEC, ठीक है ना, वो है ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज का है ना, ओपेक। तो ओपेक, OPEC शॉर्ट फॉर्म क्या है, OPEC, लेकिन हम लोग पढ़ते कैसे हैं उसको, ओपेक। जैसे ब्रिक्स है, BRIC, अब उसमें ब्रिक्स को हम लोग एक वर्ड की तरह उसको पढ़ लेते हैं ना। जैसे यूनिसेफ पढ़ लेते हैं, लेकिन WHO को हु थोड़े पढ़ते हैं, तो हु को एक्रोनीम नहीं माना जाएगा, लेकिन यूनिसेफ को हम लोग क्या मानेंगे, एक्रोनीम मान लेते हैं। सार्क क्या है, एक्रोनीम है, ठीक है। ब्रिक्स क्या है, एक्रोनीम है। तो ऐसे एक्रोनीम होता है जब हम किसी की शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं, लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म में जितने भी लेटर्स आए हैं उनको जोड़ के एक वर्ड की तरह पढ़ते हैं, तो उसी को एक्रोनीम कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा एक्रोनीम। देखो अब इत्तेफाक से सबके सब 3 आ रहे हैं आंसर में। एपिटम प्रतीक होता है, प्रिसाइज संक्षिप्त होता है, एलिप्सिस होता है, ये कोई और चीज़ है, अभी इस समय तुरंत मुझे याद नहीं आ रहा तत्काल में एलिप्सिस क्या है। चलिए 23 पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में है करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट फॉर्म ढूंढनी है तो पहले सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, द इंटरव्यूअर आस्क्ड अशोक, यहाँ कोई चेंज नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं लगेगा क्योंकि क्या लगा है, वाई लगा है, तो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं आया, वाई तक, ठीक है ना, यहाँ तक ऐसे ही रहेगा। अब बचा है डिड, डिड के बदले में क्या हो जाएगा, डिड के बदले में हैड हो जाएगा, लेकिन ये लगेगा कहाँ, जहाँ ये यू लगा है। यू कौन है, अशोक है, तो यू अशोक है, तो अशोक की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, ही, और डिड क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, और लीव का क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है, ही होगा, हैड होगा, लेफ्ट होगा, और ये लास्ट बदलेगा तो लास्ट के बदले में प्रीवियस आ जाएगा।
अब होगा क्या, यू पहले कर दिया, डिड होता है तो डिड हमेशा क्या होता है, जैसे इंटरोगेटिव जो होता है ना तो उसमें हेल्पिंग वर्ब बाद में चली आती है और सब्जेक्ट पहले चला आता है, इसलिए ही हैड लेफ्ट हो गया। चलिए आंसर ढूंढते हैं। द इंटरव्यूअर आस्क्ड अशोक व्हाई ही हैड लेफ्ट दैट जॉब द प्रीवियस मंथ। इंटरव्यूअर आस्क्ड अशोक व्हाई ही हैड लेफ्ट दैट जॉब द प्रीवियस मंथ। इसमें पूरा तो करेक्ट दे दिया गया है, मुझे लगता है यही पहला आंसर होगा, लेकिन दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में यू गलत है। तीसरा देखते हैं, तो इंटरव्यूअर आस्क्ड दैट नहीं लगना चाहिए, आस्क्ड के साथ दैट नहीं लगता है, और ये व्हाई लिखा है तो भी नहीं लगेगा। अभी तक आपका आंसर क्या लगा है, ए लगाया। अगर डी भी गलत निकला तो आपका आंसर 1 होगा। तो डी चेक करते हैं, डी में लिखा इंटरव्यूअर आस्क्ड अशोक दैट, फिर दैट लग गया, इसका मतलब पक्का हो गया कि हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। चलिए 24, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, शॉर्ट स्टेटमेंट जनरल ट्रूथ हो, जिसमें एक छोटा सा कथन जिसमें ऐसी बात कही गई हो जो पूरी दुनिया में हर आदमी उसको एक नियम की तरह सच्चाई मानता हो, उसको क्या कहते हैं, मैक्सिम कहते हैं। क्यों, मैक्सिम का मतलब क्या होता है, सूक्ति। क्या होता है ये, सूक्ति होती है। इंस्टेंस माने क्या होता है, उदाहरण। पैराबेल का मतलब उपदेश वाली कहानियाँ होती हैं। इलिस्ट्रेशन उदाहरण होता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए सूक्ति। 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में लिखा है इडियम है, इडियम है एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी सच्चाई का पक्का सबूत। यार एसिड में टेस्ट करेंगे किसी चीज़ को तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद उस पर कोई शक नहीं रह जाएगा। तो कैसा सबूत होगा, प्रूफ दैट एन अटैक, अरे नहीं भाई, अटेस्ट दैट शो हाउ टू हार्म समवन नहीं, मैलिशियस वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, इन तीनों में से एक भी नहीं होगा। डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रुथ, तो डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ ट्रुथ या फॉल्सहुड का मतलब, डेफिनेटिव मतलब निर्णायक सबूत, यही होगा एसिड टेस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 4। चलिए तो हम लोगों ने इस तरह से 25 क्वेश्चन डिस्कस कर डाले, ठीक है। अब आप लोग अपना आंसर मिला लिए होंगे। अब कल हम लोग कुछ और चीज़ लेकर मिलेंगे। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।